आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपका दयाशंकर जी। मैं कहना तो ये चाहती हूँ कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, सिर्फ 2 महीने पहले आप आए, लेकिन मैं कह ये सकती हूँ कि देर आयत दुरुस्त आयत। आप कम से कम आए और इस दुनिया में, वो दुनिया जहाँ अधिकार हैं, जहाँ आज़ादी है, जहाँ आप वो हो सकते हैं जो एक मानव को जिसके लिए पैदा किया। वेलकम टू दिस वर्ल्ड एंड वेलकम टू आवर वर्ल्ड। इस कमरे को मैं देख रही थी और एक पत्रकार, एक भारतीय नागरिक के तौर पर पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी तरह मैं भी काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। और सड़क पे मैं देख रही हूँ जो नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुज़र कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। ये वो जगह है, ये वो देश है जहाँ मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और बहुत दूर तक अगर जाएं तो फिर बाबर की औलाद तक, हम सब लोग यहाँ पले बढ़े और इस देश को अपना कहा। मेरे पिता 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था और उनके नाम पर, उनके धर्म के नाम पर जब एक देश बनाया जा रहा था, तब उन्होंने ये सोचा और ये जाना कि उनके लिए वो देश, और उनके लिए नहीं बल्कि उनकी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो उनकी भविष्य की नस्लें हैं, यानी मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए, कि उन्हें जिन्ना का पाकिस्तान नहीं, उन्हें गांधी का हिंदुस्तान ज़्यादा सेफ लगा। और आज जब मैं सोचती हूँ कि ये सब जो हो रहा है देश में, उनकी आत्मा को 2 साल पहले वो गुजर गए, और उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ़ पहुँच रही होगी कि भारत के संविधान की और भारत के लोकतंत्र की, और भारत जिस पूरी नींव पर आधारित ये देश बनाया गया, यानी सोचिए कि वही 47-48 का वक्त है जब इज़राइल भी बना और पाकिस्तान भी बना। एक यहूदी धर्म के नाम पर देश बनाया गया और एक इस्लाम धर्म के नाम पर देश बनाया गया। तब भारत जैसा एक ऐसा देश जो गरीबों का देश था, जो ऐसे लोगों का देश था, जो अनपढ़ों का देश था। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास मूल्य थे, और मूल्यों से भी ज़्यादा हमारे पास हिम्मत थी ये तय करने की कि हम अपने देश को एक धर्म की पहचान नहीं देंगे। आज जबकि भारत के पास सब कुछ है, भारत, मैंने सुना है कि जब नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ जाएंगे तो हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन जाएंगे, लेकिन भारत अपनी पूरी हिम्मत गंवा बैठा है। इतने छोटे मन और इतने छोटे मस्तिष्क, और उसका सीना जो है, मतलब कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, लेकिन दिल बहुत छोटा है हमारे प्रधानमंत्री का। और ऐसे ही वो हमें, हमारा जो देश है उसे बना देना चाहते हैं कि आज जो हमारी हिम्मत है और हौसला है वो पूरे तरीके से टूट रहा है। कि आज हम ये कहते हैं कि हमारा गौरव तब हमें प्राप्त होगा जब इस पूरे देश को एक हम धर्म की पहचान दे देंगे। तो सड़कों पर जब ये हालत हो, सोसाइटीज़ में ये हो रहा हो, स्कूलों में बच्चे, संविधान की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोकतंत्र की चर्चा नहीं हो रही, उनकी भविष्य की बात नहीं हो रही है, टीचर्स नाच रहे हैं और उनके पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं। एक टीचर आगे नाच रही हैं और पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं, भक्ति गान हो रहे हैं। एक ऐसा वक्त जहां संसद जो है वो हमारा धर्म की धुरी पर घूम रहा हो, यानी संसद में धर्म का पूरे तरीके से प्रवेश हो चुका हो, मंदिरों में राजनीति हो रही हो, और टीवी चैनलों पे रामलीला चल रही हो, और जो हमारे कॉमेडियंस हैं और सैटारिस्ट हैं वो पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हों, और नेटफ्लिक्स पे पॉलिटिकल एपिसोड्स चलाए जा रहे हों, तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। और ऐसे वक्त में इस किताब का हम विमोचन कर रहे हैं, और इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि इस सब के बावजूद एक तरह का ये रेजिस्टेंस है इस कमरे में जो हो रहा है, और ये यकीन जानिए एक छोटी सी क्रांति भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको ये किताब लिखने के लिए, हम सबको यहाँ बुलाने के लिए, और एक ऐसे वक्त में बुलाने के लिए जिससे कुछ ही घंटों दूर हैं हम, ऐसे वक्त में जब भारत को एक नई आज़ादी मिलने वाली है, और भारत में जो उस वक्त के जो क्रिमिनल्स होते थे, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, आज वो इस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं। अदालत का एक आदेश था कि भाई ट्रस्ट को कहा गया कि आप मंदिर बनाइए,
अदालत के आदेश में ये भी कहा गया कि मस्जिद तोड़ना घोर अपराध था, यानी जुर्म तो हुआ लेकिन मुजरिम ढूंढने से नहीं मिल रहा है। उसी आदेश में ये भी कहा गया कि जब आप मंदिर बनाएंगे तो 5 एकड़ जो आपको रहम खा के ये ज़मीन दी गई, उस ज़मीन पर एक रहम की या एक तरस की एक मस्जिद भी बना दीजिए। उस मस्जिद की कोई ईंट नहीं रखी गई, उसका कोई नक्शा नहीं है, अभी ये भी पता नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस मस्जिद में, लेकिन चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये बहुत वैध तरीके से काम हो रहा है, कानूनी तरीके से काम हो रहा है, तो इसलिए भी यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ना तो ये वैध है ना ये कानूनी है। अगर ऐसा होता तो जो कोर्ट के सबसे अहम पहलू थे वो ये था कि अग्रीजियस क्राइम यहाँ पे हुआ है, यानी घोर अपराध हुआ। तो अपराध हुआ, अपराधी नहीं मिल रहा है। मंदिर बनाना था तो मस्जिद भी बनानी थी, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर देश का एक ऐसा नेता जिसको 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, वो नेता अपने को सिर्फ एक धर्म का नेता मानकर और जानकर बहुत खुशी से वो घूम रहा है, वो कर रहा है जो उसको करना है, सिवाय उसके कि जो उसका काम है। टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, मैंने सुना था 92 में मेरी उम्र करीब 11-12 साल की थी और मैं पत्रकारों से सुना करती थी कि उस वक्त पत्रकार कार सेवकों में तब्दील हो गए थे और हिंदी मीडिया हिंदू मीडिया बन गई थी। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि उस वक्त मेरी उम्र कम थी और मुझे पता नहीं था, मैंने टीवी नहीं देखा। आज के दौर में मैं देख रही हूँ वो कार सेवक तो नहीं, लेकिन भक्ति काल जो चल रहा है हमारी पत्रकारिता का, वो एंकर्स जो कहती हैं कि मैं महिला एंकरों की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो कहती हैं कि हम विकसित भारत, प्रगतिशील भारत और आधुनिक भारत की तस्वीर हैं, इस कदर के वो भारतीय परिधान नहीं, कोट पैंट पहन के आस्तीन चढ़ाते हुए न्यूज़ रूम में आती हैं और पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि महिला होने से वो कमज़ोर हो जाएंगी, पुरुषों जैसी भाषा बोलती हैं। आज वो बड़े बड़े तिलक लगाकर श्लोक पढ़ रही हैं। और ये समझिए कि ऐसे वक्त में, यानी ये मंदिर का पूरा जो काम चल रहा है ये ऐसे वक्त में भी चल रहा है जबकि इत्तेफाक से आप देखिए कि नरेंद्र मोदी 10 साल पूरे कर रहे हैं। और 10 साल मुझे लगता है कि एक किसी देश के लिए, एक समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी एक बड़ा, एक तरह से मील का पत्थर होता है। किसी भी देश की मीडिया होती, और ख़ासकर एक ऐसा मीडिया, आप सोचिए कि जो मानवता का विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें हमेशा बताया गया कि दो एक बड़े बाधाएं आती थी। एक तो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम नहीं था और दूसरा था सूचना का प्रसार। आज हमारे पास दोनों है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो चलिए दूर की बात है, तमाम तरह की ट्रेनें और वो सब चल रही हैं, लेकिन सूचना का जो पूरा ये धंधा है, हमारा जो कारोबार है, इसमें हज़ारों लाखों पत्रकार काम ये नहीं कर रहे हैं कि लोगों तक सूचना पहुंचाएं। उनका मैंडेट ये है कि किसी तरह से लोगों तक सूचना ना पहुंचाए। सबसे ज़्यादा शर्म और अफसोस की बात है कि उन्होंने पूरा जो मानवता का विकास था, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेंट मीडिया स्पेसेस हैं उनमें से मैं भारत को आंकती हूँ। और भारत का जो लोकतांत्रिक विकास हुआ, हमारे समाज का जो विकास हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गौरवशाली हमारा पूरा इतिहास है, उसमें ये भी है कि यहाँ मीडिया का बहुत अच्छा स्पेस है। आज उस पूरे मीडिया को, जिसे हमें पूरा तानाशाही हम सिस्टम कह रहे हैं, ताना और शाह मिलकर किस तरीके से ये पूरा तंत्र तैयार कर रहे हैं कि पूरे तरीके से जो हमारे पत्रकार हैं वो ऐसे भक्तों में तब्दील हो गए। एक छोटा वीडियो मैंने देखा जिसमें किसी ने कहा कि कंबल पत्रकारिता है। तो क्या हुआ कि ठंड इतनी है वहाँ अयोध्या में कि कंबल ओढ़ कर पत्रकार पीटीसी कर रहे हैं। तो ये कंबल पत्रकारों ने नहीं ओढ़ रखा है, ये कंबल जनता को ओढ़ाया जा रहा है ताकि वो बेरोज़गारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, ताकि वो अपनी तकलीफ़ों को भूल जाएं। मेरी एक दोस्त हैं, बड़ी धार्मिक हैं, वो मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, दामिनी यादव। उन्होंने मुझे बताया कि वो किसी ऑटो रिक्शा में जा रही थीं और ऑटो रिक्शा वाले से जिक्र हुआ कि भाई क्या बात है कि बड़ा परेशान हूँ, बच्चे की फ़ीस नहीं दे पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर उनकी मदद किया करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बात सही है। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन ठीक है, लेकिन ये तो देखिए इस तरफ तो मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने कहा कि हाँ, मंदिर बन रहा है, ये खुशी की बात है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मंदिर की सीढ़ी पर भीख मांग लूँगा। तो जहाँ अगर ये सेंटिमेंट हो तो आप ये बताइए कि बहस शुरू कहाँ से की जाए और ये बहस ख़त्म कहाँ पर हो।
आज हमें ये बताया जा रहा है कि भारत इतना बड़ा विश्वगुरु बन गया है, जहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मोदी जी ने 3 घंटे के लिए रुकवा दिया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ पैसेज मिल सके। तो वो युद्ध रुकवा सकते हैं रूस और यूक्रेन का, लेकिन मणिपुर में 200 से ज़्यादा लोग मर गए। हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र नंगा घुमाया गया। कश्मीर के जो बदतरीन हालात हैं, हमारे किसान 700 मारे गए। जो पहलवान हैं, जो बाकायदा महिला सशक्तिकरण की पहचान है, उनके साथ, उनकी आबरू के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, वो सब मोदी जी नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन वो रूस और यूक्रेन के बीच वो युद्ध रोक पा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सरकारों का काम होता है प्रोपेगेंडा करना। वो प्रोपेगेंडा पिछली सरकारें करती रहीं, ये सरकार थोड़ा अच्छा करती है, इसका प्रोपेगेंडा में एक्सपर्टीज़ है। यहाँ मुश्किल ये है कि यहाँ एक ऐसी आबादी तैयार हो गई है जो इस प्रोपेगेंडा पे यकीन करना चाहती है। आज इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये किताब राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आपको मिलेगी, लेकिन इस किताब की जो कहानी है, जो इस किताब का मर्म है, मेरी नज़र में 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि भारत की मीडिया ने भारत के लोकतंत्र की हत्या कैसे की, ये सबसे बड़ी बात है। और इस हत्या के लिए न्यूज़ रूम का भगवाकरण कैसे हुआ, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं था। इस न्यूज़ रूम के भगवाकरण की गवाह आपकी ये छोटी सी पत्रकार भी रही है। ये बहुत पहले शुरुआत हो चुकी थी। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने आके, जो हमारी सांप्रदायिकता थी, जो समाज और राजनीति में जो इस वक्त फल फूल रही है, और जो खेती कांग्रेस पार्टी के समय जो बीज बोया गया था, उसका जो फसल है वो अब काटी जा रही है। उस वक्त सिर्फ ये था कि ढक के, छिप के, थोड़ा शर्म के साथ, कंबल ना उड़ाकर तो स्कार्फ ओढ़कर सांप्रदायिकता हुआ करती थी। मेरे जैसे पत्रकारों ने महसूस की है, आज वही स्कार्फ कंबल बन चुका है। तो वही फ़र्क है कि उन्होंने आके इसी सांप्रदायिकता को फैशनेबल बना दिया है। ये जो पूरे 20 साल की कहानी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी पत्रकारिता के ज़रिए लिखी है, ये बहुत अहम किताब है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अभी आपने एक बहुत अहम बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मेरे भी बहुत ही वेल मीनिंग मेरे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि ये बड़ी एनजीओ की भाषा है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोगों को अधिकार देंगे, उनकी आज़ादी बरकरार रखेंगे, मोहब्बत की दुकान और विभाजनकारी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं न्याय यात्रा करेंगे। ये सब क्या है? ऐसे क्या चुनाव जीते जाते हैं? आप ये सोचिए कि वेल मीनिंग लोग, और ये बात सच है कि जब हमारा ज़मीर मर जाता है तब हम ये समझते हैं कि हमें एक मक्कार और एक बहुत ही शातिर और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई मूल्य ना बचे हों, जो बेज़मीर आदमी हो, वही आदमी देश को चला सकता है। और अगर आप इंसान के तौर पे बहुत अच्छे हैं तो आप नालायक हैं। आप इस लायक नहीं है कि आपके हाथ में बागडोर दे दी जाए। मैं अभी 24 घंटे पहले ही केरल से लौटी हूँ और इत्तेफाक से मैं कैलीकट गई थी तो थोड़ा और दूर निकल गई, वायनाड तक चली गई, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में होके आई। कोई ऐसा दुकानदार बाकी नहीं है जिसके पास एक राहुल गांधी की कहानी ना हो, कि राहुल गांधी आए, यहाँ बैठे, उन्होंने चाय पी, उन्होंने बातचीत की। और ये खबर आप में से कुछ लोग जानते हैं, मैं नहीं जानती थी। मैंने आज तक किसी अखबार में और मैंने कभी किसी टीवी चैनल पे ये खबर नहीं देखी कि राहुल गांधी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर पहले, मतलब ये सोचिए 5-6 हफ्ते में मुझे पता चला कि वो वहाँ जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, एक तरफ ऐसा व्यक्ति है कि अपनी माँ से मिलने जाता है तो कैमरा लेके जाता है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद की पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसको उसको पब्लिसाइज करना चाहिए वो उसको पब्लिसाइज नहीं कर रहा है। तो एक तरफ इतना अक्लमंद व्यक्ति और दूसरी तरफ इतना बेवकूफ़। तो जिस शातिर और मक्कार और बेज़मीर नेता की तलाश है इस देश को, उन लोगों को भी जो वेल मीनिंग लोग हैं, जो कम्युनल नहीं है, जो फाशिस्ट नहीं है, अगर वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ, भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी आज भारत में ये आस्था अभी भी बनी हुई है कि यहाँ एक ऐसा नेता है जो भारत को दोबारा एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, उदारता के रास्ते पर ले जाना चाहता है। और एक दिन हो सकता है इस व्यक्ति के हाथ बागडोर आ जाए, इसलिए उनको एक साहस है, एक भरोसा है।
एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करती हूँ और मुझसे ज़्यादा बुरा कांग्रेस पार्टी का कोई क्रिटिक नहीं है। लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, और जिस तरह से देखिए राहुल गांधी के पास दो ऑप्शंस हो सकते थे। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था जिसका भी इन्होंने जिक्र किया मुझसे पहले वक्ता ने, राजू जी ने, कि एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म का रास्ता, जिसको कुछ लोग प्यार से सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहते हैं, वो रास्ता भी उनके पास था। और मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इतनी कीचड़ है कि बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, और ये सांप्रदायिकता की कीचड़ है। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी भी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग है और राहुल गांधी अलग है, मुझे लगता है बिल्कुल उन्होंने एक तरह से तीर सही निशाने पे लगा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उनके बड़े से जो सारे बड़े नेता, उनमें से ज़्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे, और राहुल गांधी जो कहते हैं उनका पीठ पीछे वो खुद मजाक उड़ाते हैं। आप यकीन जानिए, जिस दिन राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ही, सिर्फ उनके नेता, सिर्फ उनके कार्यकर्ता, सिर्फ उनका काडर इस बात में विश्वास करे, वोटर भूल जाइए, एक दिन अगर वो ये मना लें अपने नेताओं को, अपने काडर, अपने कार्यकर्ता को, कि जो मैं कह रहा हूं उसे सिर्फ लोगों तक पहुंचा दीजिए, कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाएगी। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, आपको याद होगा कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा हुई थी। आप ज़मीन पे जब जाइए, ना आपको राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी नेताओं ने किसी वोटर से जाके ये नहीं कहा कि अगर हम चुन के आ गए तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे। इतना विश्वास है उनका राहुल गांधी में। तो मुझे लगता है एक नज़रिए से बिल्कुल नाकाम है राहुल गांधी। वो ये कि अपनी ही पार्टी के लोगों को वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें नहीं मन पा रहे। तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, जो बुनियादी सिद्धांत हैं, और जो उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो कह रहा है, अगर उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं का ही विश्वास नहीं है, तो आप बताइए आम लोगों का क्या विश्वास होगा। दूसरी बड़ी समस्या मुझे लगती है, और जो सड़कों पे जो नज़र आ रहा है, कि देखिए एक जो नेता है, आज के दौर में नेता की ज़रूरत नहीं है, एक मदारी की ज़रूरत है, एक जादूगर की, जो आपको मसरूफ़ रखे। आपने देखा होगा जादूगर, आपको जादू के जब शो ख़त्म हो जाता है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा शो देखते हैं। जैसे एक तरफ आप देखेंगे कि लड़कियां नाच रही हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे वो सर्कस घूम रहे हैं, तीसरी तरफ आप देखेंगे म्यूज़िक चल रहा है, बड़ा चमाचम है और इतना मनोरंजन है। और वही बात है कि पिछले 10 साल में किसी भी चीज़ की कमी हुई हो, लेकिन एक चीज़ की कमी नहीं हुई, वो था मनोरंजन। इतना मनोरंजित रखा गया है दर्शक को या वोटर को या नागरिक को कि उसको लगता है कि उसे कुछ काम मिल गया है। अब जैसे नया काम मिल गया है, झंडा लगाइए। RWS को काम मिल गया, बिल्कुल बेरोजगार लोग, यानी समझिए रिटायर्ड लोग जिनके पास कोई काम नहीं था, पेंशन मिल रही है। पेंशन कौन सी मिल रही है? जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जिस पेंशन की घोषणा की, जिसको बीजेपी ने वापस ले लिया, उस पेंशन के बल पर जो RWS हैं वो कह रहे हैं सब लोग एक दीप जलाइए। तो ये जो काम है, ये जो मनोरंजन है, जो एंटरटेनमेंट, ये विद्या बालन के जो शब्द हैं, वो उसकी कमी नहीं है यहाँ पर। तो बिजी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि वो, उनके पास मनोरंजन नहीं है और दर्शक और नागरिक, वोटर बोर हो जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी कह रहे हैं कि भाई हम देखिए 75 साल में जो हुआ वो हुआ, अब ये देश बदल रहा है, इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान हम बदलना चाहते हैं, यहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको एक अपर हैंड मिलेगा, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। और उसका जवाब क्या है? तो ये बड़ा आकर्षक, बड़ा अट्रैक्टिव आइडिया है। भाई आपको बिना कुछ किए, अगर सिर्फ इसलिए कि आप जिस धर्म में पैदा हुए थे, आप अपने पड़ोसी से, चाहे आप सब्जी बेचते हो, चाहे आप एक छात्र हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप बेरोजगार हो, अगर आपको अच्छा और बेहतर होने की इजाज़त मिल रही है और आपको डंडे के बल पे ये सब करने की अनुमति मिल रही है, तो आपको अच्छा लगेगा। एक तरफ ये अट्रैक्टिव आइडिया है कि देखिए 75 साल में जो नहीं हुआ वो अब होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है हम आपको वही पुराना देश देंगे जो 75 साल से चल रहा है। तो गरीब हिंदू, गरीब आदमी क्या सोच रहा है? वो सोचता है कि भाई देखिए मेरे लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे दादा के लिए, मैं भी गरीब हूँ, मेरे बाप भी गरीब थे, मेरे दादा भी गरीब थे, उनके पिता भी गरीब थे, कम से कम मेरा बेटा तो अमीर हो जाएगा।
तो आप वही पुराना घिसा पिटा मॉडल बेचना चाहते हैं जो 75 साल से काम नहीं कर रहा है। यहां भरपूर मनोरंजन के साथ, पूरे पैकेज के साथ आपको एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि आपको एक नया देश देंगे। तो फिर क्या सोचता है वोटर? वोटर कहता है कि एयरटेल काम नहीं कर रहा मेरे लिए, मैं वोडाफोन का कनेक्शन लूंगा। यहां हमें, हमारे समाज को, इस ऑपोजिशन पार्टी को, मेरे जैसे पत्रकारों को भी, वी नीड अ न्यू लैंग्वेज। अगर हमें इस देश को बचाना है, संभालने संवारने की तो दिन बहुत दूर है, अभी मैं तो कह रही हूं सिर्फ बचाना है इस संविधान को, इस देश को, वी नीड अ न्यू लैंग्वेज, अ न्यू वोकैबुलरी। हमें एक नई शब्दावली चाहिए। बात वही करनी है। देखिए, इंसानियत के उसूल नहीं बदल जाएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा एक हिंदू को कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो मुसलमान की भलाई के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए है। आप बेहतर जिंदगी जिएंगे, आप ज़्यादा शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे, आपकी नस्लों के लिए अच्छा है। एक उदारवादी जीवन आपके लिए अच्छा है। भारत में लोकतंत्र नेताओं के लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। संविधान आपके लिए ज़रूरी है। एक दलित नागरिक को कभी भी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि संविधान उसके लिए कितना अहम है, क्योंकि वो समझता है कि उसके अस्तित्व के केंद्र में ये संविधान है। लेकिन एक अपर कास्ट को ये समझा दिया गया है कि संविधान में दी गई जो बराबरी है और जो आज़ादी है उसके लिए नुकसानदेह है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत के मुसलमान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं और इसीलिए वो बहुत भले हैं। धर्मनिरपेक्षता माइनॉरिटी के लिए, बराबरी के लिए एक तरह की गारंटी है, एक तरह की राहत है, और इसलिए उसे लगता है कि उसके अस्तित्व के लिए अहम है। इसलिए मैंने कहा कि जब संविधान की बात होती है तो जो कमज़ोर तबका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो महिलाओं हों, ये तमाम चीज़ें जो हमारे अधिकार और आज़ादी है, हम इतनी छोटी बात भी नहीं बता पाए हैं हमारे नागरिकों को कि ये राज्य के खिलाफ अधिकार, हमारे राज्य के खिलाफ हमें मिल रहे हैं। यानी राज्य तो ये चाहेगा ही कि हमारे अधिकारों और जो हमारी छाती है, हमारा सीना है, उस पर बुट लेके चले। लेकिन संविधान ये गारंटी देता है कि हमें अधिकार मिले। मुझे लगता है कि नए सिरे से यहाँ इस कमरे में बैठे हुए लोग, हम सब की, एक एक की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक नई शब्दावली हम ईजाद करें। हम ऐसी बात करें जो मन को भाए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हम एंटरटेनर्स बन जाएं और उन टीचर्स की तरह स्कूलों में नाचने लगें और तमाम चीज़ें करने लगें, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के और भारतीयों के मन को टटोलने की ज़रूरत है और लोकतंत्र में उस पूरे प्रोसेसेस को समझने की ज़रूरत है। मसरूफ़ रखिए एक ऐसी चीज़ में। कभी भी आप देखिए यूके, यूएस में इतना सेंसिटिव मामला है, आप ज़रा सा भी राइट्स की बात कीजिए, अधिकारों की बात कीजिए, आज़ादी की बात कीजिए, आप फेमिनिज़म की बात कीजिए, वहाँ हेल्थ पर, फेमिनिज़म पर, राइट्स पर, आज़ादी पर बाकायदा वोट डाले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कामयाब तरीके से अपनी जनता को ये बता पाए हैं कि ये उनके लिए अहम है। अब आखिरी एक दो बातें और उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी कि इस पूरे जो स्ट्रक्चर को समझने की बात थी, और राहुल गांधी जो कि इस किताब के केंद्र में भी हैं, यहाँ पर एक ब्रीफली आपने राजू जी इस बात का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बताना चाहती हूँ कि जो बिजी रखा गया है नागरिक को, वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता है, इसलिए भी क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उस राष्ट्र के दुश्मन बहुत ज़रूरी हैं। उन दुश्मनों में कौन कौन है? उन दुश्मनों में भारत के मुसलमान हैं, भारत के ईसाई हैं, भारत के कम्युनिस्ट हैं, उसमें जेएनयू है, एएमयू है, तमाम इंग्लिश बोलने वाला एलिट है, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। ये तमाम लोग मिलकर एक ऐसा दैत्य बनाते हैं, एक ऐसा दुश्मन जिसके 10 सर हैं और उसको हर साल दशहरे पर भस्म किया जाना ज़रूरी है। तो रावण के तौर पर तब्दील कर दिया गया है इन लोगों को कि जब तक ये लोग हैं, और आप सोचिए इतनी मक्कारी के साथ ये काम किया गया है कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, यहाँ वो लोग जो कि भक्त बन के सड़कों पर घूम रहे हैं, कंबल उड़ाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, भगवा पहन के पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब नहीं मांगते, लेकिन भारत के मुसलमानों से कहते हैं कि 500 साल पहले बाबर ने क्या किया था, इसका हिसाब दो।
यानी बाबर के गुनाहों का हिसाब मुसलमानों को देना है, लेकिन चुने हुए नेता को, चुनी हुई सरकार को, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, मीडिया को जवाबदेही नहीं देनी है। तो इसलिए इस मक्कारी के साथ इन दुश्मनों को तैयार किया गया है कि यहां भी इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, हम में से हम सबके चेहरों पर रावण का पूरा मुकुट लगा हुआ है, सबके मास्क लगे हुए, हम सब रावण हैं। तो इसलिए हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की किताबें बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह की किताबों का एक पब्लिक इवेंट्स होने चाहिए, छोटे छोटे रीडिंग सेशंस होने चाहिए, जहाँ दयाशंकर जी आएँ और हम लोगों के साथ बैठें, गांव देहात में जाएं, कहीं एक गांव में एक चैप्टर पढ़ा जा रहा है, दूसरे गांव में दूसरा चैप्टर पढ़ा जा रहा है, कभी एकदम से ये यूट्यूब लाइव हो जाएं, कभी अपने इंस्टाग्राम पे आ जाएं। मतलब किताबें ऐसी ना रहें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रिविलेज का सिर्फ एक सबब बन जाएं। वो लोग भी किताबें पढ़ने का या सुनने का, आज तो देखिए टेक्नोलॉजी जिसका फ़ायदा और जिसका इस्तेमाल ये टेक्नोलॉजी ये पार्टी बेहतरीन तरीके से करती है। एक और काम इस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुझे लगता है कि हम इसमें भी हमें देर हो रही है। वो लोग, हमें जब मैं कहती हूँ तो वो तमाम लोग जो भारत के संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम का मतलब यहाँ बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, हर चीज़ रिलेटिव है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का बार बार जिक्र हो रहा है, राहुल गांधी का, क्योंकि अगेन जैसे एक रिलेटिविटी है कि एक पार्टी के बरक्स दूसरी पार्टी, एक नेता के बरक्स दूसरा नेता। तो आखिरी बात और आखिरी एक शेर जो कहता है कि कितना भी अंधेरा हो, और इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए दौर भी मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। 1992 में मैं एक छोटी सी 11-12 साल की लड़की थी, मेरे टाउन में दंगा हो गया था। मैं अपने एक छोटे से भाई को लेके अपनी जान बचाने के लिए भागी थी, और वही दौर मुझे बार बार लगातार पिछले 10 दिनों से याद आ रहा है, जब ये तमाम सड़कों पर हंगामा हो रहा है। लेकिन ये वक्त इसका नहीं है कि मैं ये कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। मैं इसकी नुमाइंदगी कर सकती हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने वो वक्त जिया और वो बदकिस्मत हैं, उनके ऊपर ये श्राप है, श्रापित है मेरे जैसे लोग, कि आज हम ये दिन देखने के लिए भी जिंदा हैं। 6 दिसंबर 1992 का दिन भी मेरे जैसे लोगों ने सहा था, जिया था। सर्वाइवर्स हैं हम उस ट्रेजिडी के, और आज 22 जनवरी 2024 देखने के लिए भी हम जिंदा हैं। तो इस श्राप को अपने ऊपर लेके चलेंगे और हिम्मत हौसला लेके चलेंगे। मैं समझती हूँ कि वो देश है जहाँ हमारे देश के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी जान दे दी थी। उस व्यक्ति ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तब भी आसान नहीं रहा होगा, आज भी आसान नहीं है, 50 साल बाद भी आसान नहीं होगा। हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारों, हल्का मतलब घेरा बना के बैठे रहें। हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारों, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।